Hello everyone. In this video, we will try to understand section 100 of CPC 1908. Its heading starts with appeal from appellate decrees, यानी कि वो अपील जो appellate कोर्ट के द्वारा आई गई हो। appellate कोर्ट में ऑलरेडी एक डिग्री कहाँ से आती है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट से। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाला कोर्ट फिर वहां से कोई अपील करना हो तो वो जाएगा उससे सीनियर कोर्ट में और फिर वहां से जाएगा वो हाई कोर्ट में। उसी का रेफरेंस हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 100 में, जो कि है सेकंड अपील। अब सेकंड अपील ये कहता है कि कोई भी सेकंड अपील है तो वो हाई कोर्ट में आएगी। कहां से आएगी? उससे इंफीरियर कोर्ट में। इंफीरियर कोर्ट कौन सा हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो सकता है। और उससे लोअर अगर हुआ तो कौन सा? सिविल कोर्ट होगा। तो ये क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए उसके बाद इसकी जो वर्डिंग्स है उसको समझते हैं। हेडिंग की बात करें, अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज, यानी कि एक सुपीरियर कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिक्री इशू कर दिया है और उसको लेके भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है पार्टी में। एक इंफीरियर कोर्ट है और इसका ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाला कोर्ट है। यहां से अगर कोई ऑर्डर या कोई डिक्री का इशू हुआ तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जो कि उससे सीनियर कोर्ट है। और वहां पर वो जो सीनियर कोर्ट है उसने एक डिक्री इशू किया और उस डिक्री के रिगार्डिंग भी कोई इशू है तो वो फिर जाता है हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन मेंशन है कि हाई कोर्ट में जो सेकंड अपील जाएगी वो पर्टिकुलर लॉ के रूल से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि मैटर ऑफ फैक्ट ना होके मैटर ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई ऐसा रूल जिसमें इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता हो, वैसे ही मैटर्स सेकंड अपील के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। And if we will see subsection 1 of this section 100, save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, यानी कि अगर स्पेशली किसी मैटर के रिगार्डिंग इस कोड में ये मेंशन है कि ये वाला पर्टिकुलर मैटर जो है इसके लिए सेकंड अपील नहीं किया जाएगा, जो वर्डिक्ट आएगी वो फाइनल होगी, तो वैसे मैटर के लिए सेकंड अपील नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा जितने भी मैटर है उन सब के लिए सेकंड अपील की जा सकती है। सेकंड अपील जो करेंगे उसमें एक रूल जो है किसी भी लॉ का, किसी भी पर्टिकुलर लॉ का जो कि रिलेटेड है, उसका इंटरप्रिटेशन करना नेसेसरी होना चाहिए। यानी कि वो जो व्यक्ति है उसका केस जो है उसका सब्सटेंस, उसका बेस ही उसी रूल के चक्कर में अटका हुआ है और वो जो रूल है उसको विदाउट इंटरप्शन दैट रूल, वो व्यक्ति जो है वो उसके साथ जस्टिफिकेशन उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, तो उसको करेक्ट किया जाना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है in which it is saying save as otherwise expressly provided in this body of this code or by any other law for the time being in force, तो या तो ये कोड या इससे रिलेटेड कोई दूसरा कोड है, वो अगर स्पेशली मेंशन करता है कि ये वाले मैटर जो हैं इनके लिए सेकंड अपील नहीं आएंगे, तब तो फिर नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी मैटर हैं उन सब के लिए सेकंड अपील किए जा सकते हैं। और जनरल वर्डिंग जो है, जनरल लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एन अपील शैल लाई। अब ये बता रहा है कि वो जो अपील है वो कहाँ जाएगी, सेकंड अपील कहाँ जाएगी। एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगी। फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, तो ये है हमारा हाई कोर्ट। और इससे जो इंफीरियर कोर्ट है, यहाँ ये इस कोर्ट ने जो डिक्री इशू किया, ये जो डिक्री है इसको अगर चैलेंज करना है, इसको अगर अपील करना है तो ये जाएगी हाई कोर्ट में। लेकिन तभी जाएगी जब इस डिक्री में एक ऐसे रूल को, किसी भी लॉ के ऐसे रूल को इंटरप्ट गलत तरीके से कर दिया गया है, तो उसको करेक्ट करवाने के लिए हाई कोर्ट जाया जा सकता है। इसमें आगे कहता है इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक बेसिक पॉइंट हो गया। विदाउट दिस पॉइंट कोई भी डिक्री है वो सेकंड अपील के लिए नहीं जाएगा। कोई ऐसी डिक्री है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन डिस्प्यूट में है ही नहीं, तो फिर वो डिक्री सेकंड अपील के लिए नहीं जाएगी। तो इसका सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्प्यूट में होना अनिवार्य है, आवश्यक है।
This was subsection 1 of section 100 of CPC. Now what subsection 2 says, an appeal may lie under this section from an appellate decree passed ex parte. अब मान लीजिए जो हाई कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट था, और ये तीन कोर्ट क्रोनोलॉजिकल वाइज आप देखिए, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला, फिर इससे सीनियर ये एक एपलेट कोर्ट, और फिर इससे सीनियर ये हाई कोर्ट। इस वाले कोर्ट में अगर दूसरी पार्टी नहीं आई और उसकी नामौजूदगी में कोई ऐसा डिक्री इशू कर दिया गया, और जब उस पार्टी को पता चलता है जो नहीं आई थी उस टाइम पे, उसको जब पता चलता है कि इस डिक्री में इश्यूज हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर रूल, तो उसको चैलेंज करने के लिए वो जा सकता है हायर कोर्ट में। वहां पे ये रीजन नहीं बताया जाएगा, ये रीजन वैलिड नहीं हुआ कि आप उस टाइम पे नहीं आए थे। आप भले ही ना आए हो, लेकिन कोई रूल अगर गलत तरीके से यूज किया गया है जहां पर इंटरप्शन की जरूरत है, तब आप उसको सेकंड अपील के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो जो एक्सेप्शन है कि आप प्रेजेंट नहीं थे एक्स पार्टे वाला, और विदाउट योर अटेंडेंस एक डिक्री इशू कर दिया गया, वहां पर ये कैंसिल होता है विद सबसेक्शन 2। तो एक्स पार्टी भी हुआ है, और सेकंड पार्टी को लगती है जो नहीं आई थी कि इसमें इंटरप्शन की जरूरत है, तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकती है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। नाउ व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग, इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन। वेट में इसका एक चार्जर लगा लूं। It's subsection 3 is saying in an appeal under this section, जब भी हम अपील करें इस सेक्शन को यूज करते हुए, द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो मेमोरेंडम प्रिपेयर होता है, जो पिटीशन प्रिपेयर होती है, जो एप्लीकेशन प्रिपेयर होती है कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, वहां पर बकायदा वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन का मेंशन करना मैंडेटरी होगा। उसको बताना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर रूल को लेके जो इंफीरियर कोर्ट है उसने गलत डिसीजन ले लिया है, और किस रूल को इंटरप्ट करना जरूरी है, वहां पर किस रूल के रिगार्डिंग वो हाई कोर्ट का ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो वो चीज जो है मेमोरेंडम में मेंशन करना मस्ट है, नेसेसरी है। द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द अपील। ठीक है, तो वो चीज मेंशन करनी वहां पे जरूरी है। Now what subsection 4 is saying, where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. उसके बाद जब वो मेमोरेंडम ऑफ अपील कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ एक्चुअल में ये जो रूल है, इस पर्टिकुलर रूल को लेके एक हाई कोर्ट का ओपिनियन प्रेजेंट करना नेसेसरी है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये कोर्ट के ऊपर होता है, अगर कोर्ट को अगर लगता है तो ही करेगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकती है। यहां पर शैल टर्म जो है उसको मैंडेटरी कर देता है हाई कोर्ट को, कि अगर उसको लगता है कि इसमें इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर उसे नहीं लगता है तब वो रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि इंटरप्शन इसमें नेसेसरी है तो फिर उसको वो मेमोरेंडम ऑफ अपील एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 4 इज सेइंग। नाउ सबसेक्शन 5 is saying the appeal shall be heard on the question so formulated, and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question. उसके बाद अपील में वो पर्टिकुलर रूल को लेके ही डिस्कशन किया जाएगा। उसके अलावा रिस्पोंडेंट जो है वो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वो ये प्रेजेंट कर सकता है कि ये जो रूल है इसमें इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो रिस्पोंडेंट चाहे तो ये पॉइंट बता सकता है, ये पॉइंट अराइज कर सकता है कि नहीं इसमें इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट कहीं से भी नहीं है, तो वो उसका पर्सनल राइट हो जाएगा, वो कर सकता है।
उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइजो है लास्ट में, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और अब्राइज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है इस सेक्शन में जो हाई कोर्ट के पावर को ले ले या फिर हाई कोर्ट के पावर को कम करे। बाकायदा उसको लिख के देना पड़ेगा, हाई कोर्ट को लिख के देना पड़ेगा, द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक क्वेश्चन के लिए गए थे हाई कोर्ट में, कोर्ट को अगर लगता है या किसी भी पार्टी को लगता है कि दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है और वो भी डायरेक्टली उस केस से जुड़ा हुआ है, तो वो उस क्वेश्चन को भी अराइज कर सकता है। और कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ एक्चुअल में वो जो रूल है उसमें भी इंटरप्शन की जरूरत है, तो एक के रिगार्डिंग तो गई थे, दूसरा भी अगर पता चला तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट अपना ओपिनियन बता सकता है उसमें। ऐसा कहीं भी ऐसे कहीं भी नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि एक ही के लिए गए हैं तो वही उसी पे डिस्कशन होगा, दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे प्रोवाइजो के थ्रू बताया गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन सबसेक्शन शैल बी डीम्ड, कोई इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ये मान ली जाएगी, जिससे ये मान लिया जाएगा कि हाई कोर्ट की पावर या तो कम कर दी जाएगी या फिर ले ली जाएगी इस मामले में कि वो दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, दूसरे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके डिस्कशन कर रही है, तो वो भी वो कर सकती है। हाई कोर्ट के पास इतना पावर रहेगा। नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। So this was section 100 of CPC which was related with second appeal. second appeal किया जा सकता है, लेकिन उसमें substantial question of law जो है वो dispute में होना चाहिए, तभी हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। So this was the language of section 100. Apart from that, that's it. We will discuss next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye.